गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं प्राध्यापक अजय सिंह। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी युवक भारती का पाठ 2 लघु कथाएं। लघु कथाएं में 2 छोटी छोटी कहानियां। जैसा कि लघु कथाएं का मतलब ही आप समझ लीजिए, लघु यानी छोटा, कथाएं यानी कहानी। तो इसमें 2 छोटी छोटी कहानियां हैं। पहला है उषा की दीपावली और दूसरा है मुस्कुराती चोट। लिखा है श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी ने। अब चूंकि किसी भी कहानी को पढ़ने से पहले हमें लेखक परिचय जानना बहुत ज़रूरी होता है, तो हम श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी का पहले परिचय दे दें आपको, फिर कहानी हम लोग पढ़ेंगे। नाम श्रीमती संतोष श्रीवास्तव। जन्मतिथि 23 नवंबर 1952 यानी 23 नवंबर 1952। जन्मस्थान मंडला मध्य प्रदेश। शिक्षा एमए इतिहास यानी हिस्ट्री और हिंदी दोनों से इन्होंने एमए किया है और बीएड किया है। एमए बीएड भी है और पत्रकारिता का कोर्स भी इन्होंने किया हुआ है। रचनाएं देख लेते हैं इनकी। बहके बसंत तुम, बहते ग्लेशियर कहानी संग्रह है। दबे पांव प्यार, टेम्स की सरगम, ख्वाबों के पैरहन उपन्यास, फागुन का मन ललित निबंध संग्रह, नीली पत्तियों की शायराना हरारत, ये यात्रा संस्मरण है। विधा परिचय देख लेते हैं, कौन सी विधा में इन्होंने लिखा है। लघु कथा हिंदी साहित्य में प्रचलित विधा है। यह गद्य की ऐसी विधा है जो आकार में लघु है पर कथा के तत्वों से पूर्ण है। कम शब्दों में जीवन की संवेदना, पीड़ा, आनंद को सघनता तथा गहराई से प्रस्तुत करने की क्षमता इसमें होती है। किसी परिस्थिति या घटना को लेखक अपनी कलम का पुट देकर रचता है। हिंदी साहित्य में डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, डॉक्टर सतीश दुबे, संतोष सुपेकर और कमल चोपड़ा आदि प्रमुख लघु कथाकार हैं। चलिए अब हम लेखक के शब्दों में, जो आपके टेक्स्ट बुक में है, आप देखिए स्क्रीन पे, उसका ही स्क्रीनशॉट है। हम इसको पढ़ के आपको सुना देते हैं। पाठ परिचय देख लेते हैं। उषा की दीपावली लघु कथा अनाज की बर्बादी पर बालपन की संवेदनशीलता, बालपन यानी बचपन की संवेदनशीलता और संस्कारों को जागृत कराती है। एक और थालियां भर भर कर जूठन छोड़ने वाले लोग हैं, तो दूसरी ओर अनाज के एक एक कौर यानी एक एक निवाले को तरसते और विभिन्न तरीकों से रोटी का जुगाड़ करते लोग हैं। आप देखिए, शादी ब्याह में चले जाइए या किसी भी फंक्शन वगैरह में, तो आप देखेंगे आजकल, चूँकि पहले तो ऐसा होता था कि बैठा करके खिलाया जाता था, आजकल बफे सिस्टम का ज़माना है। तो इसमें आप देखिए प्लेट भर भर के लोग खाना लेते हैं और थोड़ा सा टूकेंगे यानी थोड़ा सा चखेंगे, खाएंगे, उसके बाद आधे से ज़्यादा खाना बर्बाद कर देते हैं। तो एक तरफ तो ऐसे लोग हैं और दूसरी तरफ अनाज के एक एक कौर यानी एक एक निवाले को तरसते और विभिन्न तरीकों से रोटी का जुगाड़ करते लोग हैं। मुस्कुराती चोट लघु कथा आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई न कर पाने की विवशता तथा मजदूरी करके अपनी पढ़ाई जारी रखने की अदम्य इच्छा को दर्शाती है। यह बाल मजदूरी जैसी समस्या को इंगित करते हुए
हौसला देती, आशावाद को बढ़ाती, सकारात्मक और संवेदनशील लघु कथा है। चलिए पहला हम पढ़ते हैं और उषा की दीपावली, जो एक छोटी सी लघु कथा है। इसको हम पढ़ लेते हैं, इसका अर्थ बताते हैं, उसके बाद हम दूसरी कथा की तरफ चलेंगे। उषा की दीपावली। दादी ने नरक चौदस के दिन आटे के दीप बनाकर मुख्य द्वार से लेकर हर कमरे की देहरी जगमगा दी थी। घर पकवान की खुशबू से तरबतर था। गुझिया, पपड़ी, चकली आदि सब कुछ था, मगर 10 वर्षीय उषा को तो चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ ही पसंद थी। दादी कहती हैं कि तेरे लिए तेरी पसंद की मिठाई ही आएगी। यह सब तो पड़ोसियों, नाते रिश्तेदारों, घर आए मेहमानों के लिए है। चलिए इसका अर्थ देख लेते हैं। दादी ने नरक चौदस के दिन, यानी दीपावली से एक दिन पहले का जो दिन होता है उसको नरक चतुर्दशी या नरक चौदस के नाम से पुकारते हैं। तो नरक चौदस के दिन यानी दीपावली से एक दिन पहले आटे के दीप बनाकर मुख्य द्वार से लेकर हर कमरे की देहरी जगमगा दी थी। अब आप देखें, हमारे यहाँ मिट्टी के दीपक जलते हैं। आजकल तो कैंडल का ज़माना हो गया है। जिस तरह से ज़माना बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, तो दीपावली मनाने का तरीका या यूँ कहे घर को प्रकाशित करने का जो तरीका है वो सब बदलता जा रहा है। पहले ऐसा होता था कि दीपक के मतलब ये जो मिट्टी के दिए हैं इसको जलाया जाता था, लेकिन जहाँ तक मिट्टी के दिए नहीं पहुँच पाते थे या जहाँ नहीं होते थे वहाँ आटे के ही दिए बना दिए जाते थे। उसको सुखवा दिया जाता था, सुखा करके उसमें तेल और बत्ती डला करके जलाया जाता था। तो रही होगी कोई बात, और इन्होंने आटे के दिए बनाए, सुखवा करके नरक चौदस के दिन उसमें दिया मतलब बत्ती लगाई, तेल और डाल करके हर जगह जो है जलाया गया आटे के दीप। और उस दिन, अब चूँकि दीपावली के एक दिन पहले ही ढेर सारे पकवान वगैरह बनने शुरू हो जाते हैं, तो घर जो है पूरा पकवान की खुशबू से तरबतर था। तरह तरह के पकवान बन रहे थे, जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। गुझिया, समझते हैं गुझिया? ठीक है, तो गुझिया, पपड़ी, चकली आदि सब कुछ, ये सब खाद्य पदार्थ हैं जो कि हम लोग बड़े चाव से हर त्यौहार पे बनाते हैं, और जब जो जिनके घर नहीं बन पाता है वो बाहर से खरीद लेते हैं। तो ये सब कुछ था, बन रहा था, और पूरे घर में जो है इसकी खुशबू जो है बिखरी पड़ी थी, हर जगह आ रही थी। मगर 10 वर्षीय उषा को तो चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ ही पसंद थी। उनके घर में जो एक लड़की थी, छोटी सी बच्ची 10 वर्षीय, जिसका नाम था उषा, उसे इन सब चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। गुजिया, पपड़ी, चकली ये सब तो बड़ों के लिए होता है, और छोटे बच्चे तो भाई उनको तो चॉकलेट मिठाइयाँ ही पसंद होती हैं, तो इसको भी चॉकलेट और मिठाइयाँ ही पसंद थी, कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो दादी उसकी कहती है कि भाई तेरे लिए तेरी पसंद की मिठाई ही आएगी, तो चिंता मत कर, टेंशन मत ले, ये सब तेरे लिए नहीं है। तेरे लिए जो तेरी पसंद है, जैसे बंगाली मिठाई या चॉकलेट, ये तुझे ज़रूर मिल जाएगी। यह सब जो बन रहा है, गुजिया, पपड़ी, चकली, ये सब तो पड़ोसियों के लिए, नात रिश्तेदार और घर पे जो मेहमान वगैरह हैं आएंगे उनके लिए है, ये सब तैयारी हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। आटे के दीपक कंपाउंड की मुड़ेर पर जलकर सुबह तक बुझ गए थे। उषा जॉगिंग के लिए फ्लैट से नीचे उतरी तो उसने देखा पूरा कंपाउंड पटाखों के कचरों से भरा हुआ था। उसने देखा सफाई करने वाला बबन उन दीपों को कचरे के डिब्बे में न डाल अपनी जेब में रख रहा था। कृषकाय बबन कंपाउंड में झाड़ू लगाते हुए हर रोज उसे सलाम करता था। तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिए? उषा ने पूछा। घर जाकर अच्छे से सेक कर खा लेंगे, अन्न देवता है ना, बबन ने खीसे नहीं पोड़ी।
चलिए इसका अर्थ देख लेते हैं। आटे के दीपक कंपाउंड की मुड़ेर पर जलकर सुबह तक बुझ गए थे। बाउंड्री वॉल की जो ऊपर की जगह होती है उसे मुड़ेर बोला जाता है। तो हर जगह दीपक जलाए जाते हैं। तो सुबह तक तो सारे दीपक बुझ गए थे। और सुबह सुबह उषा जो है जॉगिंग के लिए जब अपने फ्लैट से नीचे उतर रही थी तो उसने देखा पूरा कंपाउंड पटाखों के कचरे से भरा हुआ था। पूरे बिल्डिंग के लोग, आसपास के लोग जो है पटाखे वगैरह फोड़ते हैं, जलाते हैं, तो ढेर सारा कचरा हुआ था। और तभी उसकी नज़र पड़ी क्रिस काय बबन पे। बबन जो कि एक सफाई कर्मी था, उसका नाम था बबन। क्रिस काय यानी दुबला पतला, काफ़ी दुबला पतला था बेचारा। तो उसने देखा सफाई करने वाला बबन जो है उन दीपों को कचरे के डब्बे में डालकर अपनी जेब में रख रहा था। अब चूंकि ढेर सारा कचरा वो साफ कर रहा था जो पटाखों के कचरे थे, लेकिन वो दिए को बड़ी सफाई के साथ साफ करके अपनी जेब में रख रहा था। और इसको बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई सारा तो झाड़ू मार करके सब कचरे में डाल रहा है, लेकिन ये दिए को अपनी जेब में क्यों डाल रहा है। और उससे रहा नहीं गया, उसने पूछा कि तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिए। और तब बबन खीसे निपोरता है। खीसे निपोरना यानी दांत दिखाता है, यानी मुस्कुराते हुए वो कहता है घर जाकर इसे अच्छे से सेक कर खा लूँगा। अन्न देवता है ना, हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में अन्न का अपमान पाप माना जाता है। तो वही बात वो उस बच्ची को बताता है कि मुस्कुराते हुए कहता है कि घर जाकर इसे अच्छे से खा लेंगे, अन्न देवता का अपमान नहीं करना चाहिए। उषा की आंखें विस्मय से भर उठी। तो बड़ी आश्चर्यचकित होती है कि ये क्या बात हुई। तमाम दावतों में भरी प्लेटों में से जरा सा टूंगने वाले मेहमान और कचरे के डिब्बे के हवाले प्लेटों का अंबार उसकी आंखों में सैलाब बनकर उमड़ आया। उसने देखा कि जब वो शादी ब्याह में जाती है या पार्टियों में जाती है या उसके घर पे जब मेहमान वमान आते हैं तो ढेर सारी चीज़ें उनको खाने को दी जाती हैं। या शादी ब्याह में आप देखें ढेर सारे पकवान जो बने होते हैं, तमाम तरह के कई तरह के पकवान आपको शादी ब्याह में मिल जाएंगे। एक प्लेट में आते भी नहीं, लेकिन अपनी पसंद की जो चीज़ें होती है वो लोग प्लेटों में भर लेते हैं। लेकिन खाते कितना, वो पूरा तो खा नहीं पाते, आधा तिहाई छूट ही जाता है। तो उसको लगा कि देखो एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जो इतना इतना खाना बर्बाद कर देते हैं, और दूसरी तरफ ये। और फिर वह दौड़ती हुई घर गई। उसे अच्छा नहीं लगा और वह दौड़ती हुई घर गई। जल्दी जल्दी पकवानों से भरी थैली भरी और दौड़ती हुई एक सांस में सीढ़ियाँ उतर आई। वो अपने घर जाती है जल्दी जल्दी से, क्योंकि उसके घर में बहुत सारे पकवान बने हुए थे। वह एक थैली लेती है, उसे भरती है और दौड़ती हुई एक सांस में यानी बहुत जल्दी जल्दी वह नीचे उतर आती है। अब वह थी और बबन की कांपती हथेलियों पर पकवान की थैली। वह आती है, जो थैली भर के लेके आती है वो बबन के हाथ पे रख देती है, उसको हाथ में दे देती है, भैया ये लो। उषा की आंखों में हजारों दीप जल उठे और पकवानों की थैली देख बबन की आंखों में भी खुशी के आंसू छलक आए। अब देखिए, जब आप किसी को कुछ देते हैं, किसी की कुछ मदद करते हैं, तो एक संतुष्टि का भाव आपके हृदय में आ जाता है। आपको लगता है कि नहीं, कुछ तो किया आज ढंग का काम। तो जो देने वाला होता है उसे तो बहुत खुशी मिलती है। और जो ये बबन मियाँ थे जिन्होंने लिया था, ये अनअपेक्षित, इन्हें उम्मीद नहीं थी। ये तो बुझे हुए दीपक को साफ करके उसे पकाकर खाना चाहते थे, लेकिन अनपेक्षित रूप से इन्हें ढेर सारे पकवानों की थैली उषा द्वारा प्राप्त होता है, तो इनकी खुशी भी दोगुनी हो जाती है और दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। और बबन की आंखों में तो खुशी के आंसू तक छलक आए, इतनी ज़्यादा खुशी उसे मिलती है। तो ये एक छोटी सी बच्ची की संवेदना यहाँ पे दिखाई देती है। और यह लघु कथा जो है इस तरफ भी इंगित करती है कि हमारे समाज में कैसे कैसे लोग हैं। एक तरफ जो अन्न का अपमान करने में थोड़ा भी संकोच नहीं करते, और दूसरी तरफ हैं जिन्हें
अन्न की कीमत मालूम है, या यूँ कहिए कि जो इतने गरीब हैं बेचारे, जो एक एक निवाले के लिए तरस रहे हैं, उनकी संवेदनाएं यहाँ पे प्रकट की गई हैं। चलिए पाठ में आए हुए कुछ पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं और उसके बाद हम दूसरी कहानी पढ़ेंगे। फिलहाल तो ये पहले देख लें, जो पहली लघु कथा थी उसमें कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, हम आपको सुना देते हैं। दिन, वार, दिवस, वासर, तीन तीन पर्यायवाची शब्द के दिए गए यहाँ पे। दीप, दिया, दीपक। घर, सदन, निकेतन, गृह। खुशबू, महक, सुगंध, सौरभ। मेहमान का पर्यायवाची होगा अतिथि, आगंतुक, पहुना। विस्मय का पर्यायवाची है अचरज, आश्चर्य, अचंभा। देवता का पर्यायवाची है सुर, देव, इष्ट। आँख का पर्यायवाची है नेत्र, नयन, लोचन। कुछ विलोम शब्द भी हैं, अपोजिट वर्ड। नरक का स्वर्ग, दिन, रात। खुशबू का अपोजिट यानी विलोम शब्द है बदबू। घर, बेघर। आदि, अंत। मिठाई, खटाई। पसंद, नापसंद। सफाई, गंदगी। कृषकाय, भीमकाय। अच्छा, बुरा। उतरना, चढ़ना। अब देखिए कृषकाय का भीमकाय दिया गया। कृषकाय यानी दुबला पतला, भीमकाय यानी मोटा तगड़ा। ठीक है, चल अब दूसरी कहानी हम लोग पढ़ लेते हैं। दूसरी जो लघु कथा है वह है मुस्कुराती चोट। मुस्कुराती चोट लघु कथा आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई न कर पाने की विवशता तथा मजदूरी करके अपनी पढ़ाई जारी रखने की अदम्य इच्छा को दर्शाती है। यह बाल मजदूरी जैसी समस्या को इंगित करते हुए हौसला देती, आशावाद को बढ़ाती, सकारात्मक और संवेदनशील लघु कथा है। आप देखिए बहुत सारे आपको समाज में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं या पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे, लाखों करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास सारी सुविधाएं हैं लेकिन वो फिर भी पढ़ाई करना नहीं चाहते या पढ़ाई नहीं कर पाते। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई करना तो चाहते हैं लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी न होने की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाते। हालांकि सरकार, हमारी सरकार जो है ऐसे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए तमाम तरह की सुविधाएं देती है, जैसे मिड डे मील की बात करें, स्कॉलरशिप की बात करें, और भी बहुत सारी सुविधाएं, फीस वगैरह ऐसे लोगों की माफ़ रहती है। और मोटिवेशन के तमाम फैक्टर जो कि सरकार की तरफ से तमाम चीज़ें की जाती हैं। और आप देखते होंगे ऐसी कहानियाँ आपको अक्सर मिल जाती हैं पेपर में, पत्रिकाओं में, कि एक मज़दूर का बच्चा, एक छोटा काम करने वाले का बच्चा जो है आईएएस बन गया, पीसीएस बन गया, आईआईटी टॉपर्स बन गया, बड़े बड़े पोस्ट पे ये लोग पहुंच जाते हैं क्योंकि इनके अंदर होती है एक अदम्य इच्छा शक्ति। वो पढ़ना चाहते हैं, और जो पढ़ने वाले लोग हैं जो चाहते हैं, अभी हौसला है आपके पास तो बाकी चीज़ें रुकावटें उतनी पैदा नहीं कर पाती। ठीक है, परेशानियां होती हैं, सबके जीवन में होती हैं, लेकिन अगर आप कुछ चाहते हैं करना तो उसके लिए ये जो छोटी मोटी परेशानियां हैं वो आपको रोक नहीं पाएंगी। तो एक ऐसी कहानी है।
कहानी का पात्र कौन कौन है? बबलू एक गरीब परिवार का उसके माँ बाप चौका बर्तन करती है, पिता बीमार है। उसकी माँ जो है चौका बर्तन करती है और पिता बीमार है। मालकिन तीसरी पात्र है। पहले बबलू की बातों पर विश्वास न करना, पर सच्चाई सामने आने पर बबलू की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने का निश्चय करना। तो ये पात्र थे और इनका ये परिचय था। एक मिनट हम आपको चलिए अब शुरू करते हैं। मुस्कुराती चोट। घर में बाबा बीमार थे, उनकी दवाई राशन के लिए पैसे चाहिए थे। माँ 4 घर में चौका बर्तन करके जितना लाती वह सब बाबा की दवाई और घर में ही लग जाता। बबलू की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। माँ को सहारा देने के लिए बबलू ने घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, पर पढ़ाई के प्रति जो लालसा थी बनी हुई थी। उस दिन भी तराजू पर रद्दी तौलते हुए बबलू की नज़र लगातार स्कूल की उन किताबों पर थी जिसे रद्दी में बेचा जा रहा था। वह चाह रहा था कि वे किताबें उसे मिल जाएं। चलिए इसके अर्थ देख लेते हैं। बबलू के घर की जो स्थिति थी उसका जिक्र इस पैराग्राफ में किया गया है। उसके माँ बाप और वो घर में ये 3 लोग थे। उसके जो पिताजी थे वो बीमार थे, उनकी दवाई और राशन के लिए पैसे चाहिए होते थे और कमाने वाला सदस्य चूँकि वही थे, वो बीमार थे, तो उनकी जगह माँ ने ले ली। माँ कुछ घरों में जाकर के चौका बर्तन करती थी और जितना पैसा वह कमा लेती थी, मिलता था उसे, वह सब बाबा की दवाई और घर खर्च में ही लग जाता था। और बबलू की जो पढ़ाई थी वह बीच में ही छूट गई। अब चूँकि पैसे ज़्यादा आ नहीं रहे थे, जो पैसे आते थे भोजन पानी और उनकी दवाई में ही सब कुछ खर्च हो जाता था। बबलू ने देखा, उसको लगा कि माँ को सहारा देना चाहिए और माँ को सहारा देने के लिए बबलू ने घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और उसकी वजह थी कि पढ़ाई के प्रति उसकी लालसा बनी हुई थी। वह चाहता था कि वह भी कुछ काम करके पैसे इकट्ठा कर ले और फिर माँ का हाथ बटाए, पैसा बचे तो अपनी पढ़ाई भी पूरी करे वो। इसलिए वह घर घर जा कर के रद्दी इकट्ठा करता था और उसे उसके बदले में पैसा मिलता था। एक दिन वह एक घर में गया रद्दी लेने के लिए, तो तराजू पे जब वो तौल रहा था, ढेर सारी पुस्तकें थी, ढेर सारे रद्दी के पेपर थे। अब चूँकि उनके घर के लिए वो रद्दी था, लेकिन इसके लिए उसमें बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी थी जो उसकी पढ़ाई में मदद कर सकती थी, उसके लिए वो रद्दी नहीं था। तो जब वो रद्दी तौल रहा था तो उसकी नज़र लगातार स्कूल की कुछ किताबें थी जिस पे टिकी हुई थी। वह चाहता था कि यह रद्दी में जो बेचा जा रहा है इतने सस्ते दामों पे, अगर ये उससे मिल जाता तो उसकी पढ़ाई आगे चलती रहती। और उसी समय, स्कूल नहीं जाता तू, अजीब है तेरे माँ बाप जो तुझसे काम कराते हैं। घर की मालकिन ने तराजू के कांटे पर नज़र जमाए हुए कहा। घर की मालकिन जो तराजू मतलब जो रद्दी बेच रही थी, वह तराजू के कांटे पर नज़र रखी हुई थी कि कहीं कम ज़्यादा ना हो जाए। और उसी समय वो बात भी कर रही थी बबलू से, कहती हैं क्या तू स्कूल नहीं जाता? तेरे माँ बाप बड़े अजीब हैं जो तुझसे काम कराते हैं। वैसे भी हमारे देश में बाल मजदूरी जो है अपराध माना जाता है। तो ये भी वही बात करती हैं, कहती हैं कि इनका मानना है कि तो तेरे जैसे बच्चे को जो है स्कूल जाना चाहिए, और अगर नहीं जा रहा है तो ये काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है तेरे माँ बाप ठीक नहीं कर रहे तेरे साथ।
और जब वो बातचीत कर रही थी तभी उनकी कॉलेज के लिए तैयार होती हुई लड़की ने कहा, घर की मालकिन की एक लड़की थी जो कॉलेज में पढ़ती थी, और उसी समय वह तैयार होकर आई और उसने कहा, माँ, बाल मजदूरी तो अपराध है। लड़की जो अपनी माँ से बोलती है, माँ, बाल मजदूरी तो अपराध है ना? उसकी माँ बोलती है, हाँ बिल्कुल, पर अनपढ़ माँ बाप समझे तब ना। बबलू को बुरा लगा, उससे अब शब्द सहे नहीं गए। अब किसी भी बच्चे के सामने उसके माँ बाप का अपमान अगर कोई करे तो जाहिर सी बात है वो सहेगा नहीं। और यहाँ तो उसके घर की हालत ऐसी थी, उसके माँ बाप भी चाहते थे वो पढ़े, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी न होने की वजह से उसकी पढ़ाई छूट गई थी। और ये जो काम कर रहा था अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए ही कर रहा था दरअसल। जबकि उसकी लड़की इसको, बच्चे को काम करते हुए देखती है तो वो भी माँ से यही पूछती है कि बाल मजदूरी तो अपराध है ना? तो कहती है, हाँ अपराध तो है, लेकिन फिर भी क्या करें। अब जो माँ बाप अनपढ़ हों, पढ़ाई का महत्व जो उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी क्या किया जा सकता है। और जब उसके माँ बाप के बारे में ये माँ बेटी जब इस तरह से बातें कर रहे थे तो उससे जो ये अपशब्द थे, बुरे शब्द, वो सहे नहीं गए। अपने माँ बाप का अपमान वो सह नहीं पाता। वो कहता है, स्कूल बप्पा ने भेजा था मैम साहब, पर उनके पास किताबों के लिए पैसे न थे, इसलिए पढ़ाई रुक गई। वो अपने माँ बाप की साइड लेता है और कहता है कि उसके पिताजी ने उसे स्कूल तो भेजा था, लेकिन पढ़ाई न, मतलब पैसे न होने की वजह से उसकी पढ़ाई जो है रुक गई बीच में। माँ, इससे इन किताबों के पैसे मत लो, इसके काम आएंगी, वह इनसे अपनी पढ़ाई कर लेगा। लड़की समझदार थी, उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, रद्दी बेच दो, लेकिन जो किताबें इसके काम की हैं उन किताबों के पैसे इससे मत लो, इसे वैसे ही दे दो, जिससे अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर सकता है। उसकी माँ कहती है, कुछ नहीं होता इससे, हम फ्री में देंगे और यह रद्दी पेपर के मालिक से किताबों के पैसे ले चाट पकौड़ी में उड़ा देगा, इनके बस का नहीं है पढ़ना। माँ जो है अपनी बेटी को, बेटी चूँकि बड़ी संवेदनशील थी, उसने कहा कि माँ इन किताबों के पैसे ना लो। तो माँ कहती है कि भाई हम तो दे देंगे। अब चूँकि ज़माने में जो हो रहा है, ज़्यादातर लोग जो, सबकी सोच ऐसी होती है, लेकिन अब चूँकि सभी लोग एक जैसे नहीं होते, यहाँ पे मामला थोड़ा सा उल्टा था। माँ कहती है, इससे कुछ नहीं होगा, अगर हम इसको किताब दे भी दें तो यह रद्दी में फिर से ये रद्दी में बेचेगा इसको, और मालिक से किताबों के पैसे लेगा, चाट पकौड़े खाएगा, क्योंकि इनके बस का पढ़ाई लिखाई है नहीं। अगर पढ़ाई लिखाई होती तो ये पढ़ाई करता, ये काम क्यों करता। अब चूँकि उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में इनको पता नहीं था, इसलिए ज़माने के हिसाब से इन्होंने बोल दिया। बबलू ने रद्दी के पैसे चुकाए और बोरा उठा सीधा घर पहुंचा। उसने बोरे में से किताबें निकालकर अलग रख दी, फिर बोरा लेकर वह रद्दी पेपर के दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार ने रद्दी तौल किनारे रखी। खैर, उन लोगों ने बात की। उसके बाद बबलू ने सारे जो उनके पेपर थे उसे तौला और जो भी हिसाब से उनको पैसे रद्दी के दे दिया। उसने वो सारे पेपर बोरी में रखे और उठाकर वो अपने घर चला गया। उसमें से अपने काम की जो किताबें थी वह उसने निकाल कर अलग रख दी, घर में रख दिया, और फिर बोरा लेकर वह रद्दी पेपर के दुकानदार के पास पहुंचा। जो बाकी रद्दी था वो दुकानदार के पास पहुंचा और दुकानदार ने रद्दी तौल कर किनारे रख दी। बोला, ठीक है। फिर उसने कहा, पैसे तो बचे होंगे तेरे पास, जा सामने के ठेले से वड़ा पाव और चाय ले आ, फिर हिसाब कर। बबलू सिर झुकाए खड़ा रहा। दुकानदार बार बार बोलता रहा, पर बबलू टस से मस न हुआ। अब दुकानदार से रहा नहीं गया, वह झल्ला उठा। अब चूंकि जितना वो रद्दी लाया था उसने पैसा तो उसे ज़्यादा दिया था, लेकिन रद्दी कम लाया था ये। तो उसने कहा कि भाई रद्दी तो इतना ही है, तो अभी तो तेरे पास पैसे बचे होंगे, हिसाब किताब तो हम बाद में कर लेंगे। पहले जाए एक काम कर, सामने जो ठेला लगा, वो ठेला समझते हैं, हाथ गाड़ी, जिस पे अक्सर सब्जी से लेकर वड़ा पाव और पानी पूरी तक बेचे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं लोग। तो
जो रद्दी का जो दुकानदार था उसने कहा जा ठेले से वड़ा पाव और चाय लेकर आ, फिर हिसाब करते हैं। बबलू उसकी बात सुनता है लेकिन वह सिर झुकाए खड़ा रहता है। दुकानदार उसे बार बार बोलता रहा पर बबलू टस से मस न हुआ। वह जा ही नहीं रहा था। अब दुकानदार से रहा नहीं गया, वह झल्ला उठा। दुकानदार को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों नहीं जा रहा है और वह झल्ला उठा यानी क्रोधित हो उठा। खैर आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले पार्ट में देख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।